हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 को। ओके, तो एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 4 है हीट। ओके, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो डाला था इसी चैप्टर का। अगर अभी तक आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेकआउट कर ले, तभी आपको ये सेकेंड पार्ट वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जाएं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हो तो मेरी वीडियोज़ भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है क्या है, हीट। ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हीट क्या होता है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके थ्रू हमें वॉर्मथ फील होती है, ठीक है। और हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि कैसे हम जो है किसी भी चीज़ को टच करके जो है उसके मतलब हमेशा उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ हीट है, हॉट है कि नहीं है। तो हमने देखा था थर्मामीटर का कंसेप्ट देखा था कि हम जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हमने टेम्परेचर देखा था कि हीट कितना है, हीट की जो क्वांटिटी कौन बताता है, वो टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर का देख लिया था यूज़, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने अच्छे से देख लिया था कि किस तरह से हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हमने देखा था कि अलग अलग थर्मामीटर्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग काम के लिए, ठीक है। तो अब जो हम थर्मामीटर देख रहे हैं जिससे हम अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ठीक है। तो हम लोग इस लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जो है देखेंगे। तो हमें एक एक्टिविटी करनी है अब इसके लिए, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 4.4 में कहा जा रहा है, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लेना है आपको या फिर एक मग ले लो आप, उसमें, ठीक है, टैप वाटर डाल दो। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो डैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब आपको क्या करना है, इस थर्मामीटर को, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या करना है आपको कि वाटर में डिप करना है, डुबाना है। लेकिन आपको डिप इस तरह से करना है कि जो ये इसका बल्ब वाला पार्ट है ना, ये उसके बॉटम, जो कि कंटेनर है आपका, उसके बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, या उसके साइड्स वाले पोर्शन को, कंटेनर के साइड्स वाले पोर्शन को आप उसको टच नहीं करना चाहिए। उसको डुबाए रखना है, यानी कि आपको पकड़े हुए रहना है, ठीक है। छोड़ नहीं देना है आपको, ताकि वो उसके बॉटम में टच ना हो जाए, ठीक है। लेकिन वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। ओके, फिर कहा जा रहा है, होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। आपको थर्मामीटर इस तरह से वर्टिकली, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी तरह से रखना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं रखना है, वर्टिकली होल्ड करना है, जैसे फिगर 4.5 में दिखाया गया है। तो फिगर 4.5 में देखिए, जिस तरह से ये वर्टिकली वे में रखा गया, ठीक है। इसी तरह से आपको पकड़ के रखना है, और इसका बॉटम जो है, यहाँ पे जो इसका बल्ब है ना, ये बॉटम को टच नहीं होना चाहिए। ओके, कलर ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर। आपको थर्मामीटर में मर्क्यूरी का मूवमेंट जो है ना वो ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी, और तब तक वेट करें जब तक कि वो मर्क्यूरी का जो थ्रेड है उस थर्मामीटर में वो स्टेडी ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए, ठीक है। कहा जा रहा है, नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो फिर अब आप जो है जब वो स्टेडी हो जाए मरकरी, ठीक है, तब आप जो है मरकरी का थ्रेड जब स्टेडी हो जाए तब आप उसकी रीडिंग को नोट करो कि कहाँ पे वो रीड कर रहा है, ठीक है। और यही जो है उस टाइम उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो आप लोग क्या करो कि अपनी क्लास में आपके जितने स्टूडेंट्स हैं सभी जो हैं ऐसे वाटर मेज़र करो बीकर में डाल करके, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर मेज़र करो लेबोरेटरी थर्मामीटर से, एंड सबका टेम्परेचर क्या आया है उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। क्या कोई डिफरेंस आया है किसी में। Bujo now understands why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures, but still wonders whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. तो यहाँ पे बुजो सोच रहा है कि क्यों जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज, ठीक है,
तो यहाँ पे बूजो सोच रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो हाई टेम्परेचर तो मेज़र नहीं कर सकता। हमने देखा ना, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेज़र करता है जिसका रेंज जो है एक कितना हमने देखा था 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सी के बीच में होता है, ठीक है। इतना ही वो मेज़र करेगा, ठीक है, इतना के बीच में करेगा मेज़र। लेकिन हाई टेम्परेचर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मेज़र करने जाते हैं तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो मेज़र करने में क्या होगा कि वो थर्मामीटर ब्रेक हो सकता है, टूट भी सकता है। एंड यहाँ पे ये भी सोच रहा है कि बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। तो क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो है ना वो किंक नहीं होता है जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर जो है मेज़र कर सकते हैं। अभी किंक के बारे में हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स? तो आपके जो आपने सारे स्टूडेंट्स जो आपके क्लास में थे सबको कहा था आपने ऑब्जर्व करने के लिए कि ऑब्जर्व करें थर्मामीटर डाल के गर्म पानी में, किसके क्या ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, रीडिंग आ रहे हैं टेम्परेचर में। तो डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, आप जो जितने भी पॉसिबल रीजन है उनको डिस्कस करें। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्या जो वेरिएशंस आई हैं वो किस वजह से आई हैं, चलिए हम देखते हैं। एक्टिविटी 4.5 में उससे रिलेटेड एक्टिविटी करी गई है, ठीक है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। आप एक हॉट वाटर जो है बीकर में ले लें या फिर मग में ले लें। डिप द थर्मामीटर इन वाटर। अब आप वाटर में थर्मामीटर डिप करें। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। एंड तब तक आपको पता है ना, वेट करना होता है जब तक कि मरकरी थ्रेड जो है स्टेडी ना हो जाए, ठीक है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। आप क्या करो, आप थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकाल लो। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। अब ऑब्जर्व करो क्या होता है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। तो जैसे ही आप थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालोगे ना, तो आपका जो रीडिंग है, मर्करी का लेवल है, वो जो है ना गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप उसको पानी से बाहर निकालते हो। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपको टेम्परेचर उसी टाइम पे रीड करना है जब आपका थर्मामीटर वाटर के अंदर है। आप वाटर से बाहर निकालोगे तो उसकी रीडिंग जो है, मर्क्यूरी की रीडिंग जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है वो पता नहीं चल पाएगा। तो हो सकता है कि आपके क्लास में जो बच्चे होंगे किसी ने ऐसी भी गलती करी होगी जिसकी वजह से जो है आपके बहुत सारे बच्चों के टेम्परेचर वेरिएशंस आ गए होंगे मेजरमेंट के, ओके। तो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। लेकिन यहाँ पे अब आप सोच रहे हो कि जब आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया था माउथ में डाल के क्लिनिकल थर्मामीटर से, तभी तो आपने माउथ से निकाल के ही यूज़ किया, देखा था ना कि कितनी रीडिंग आई है। तो कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? तो क्या आप जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए? नहीं कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर तो जिस ऑब्जेक्ट में रखी हुई है उसको उससे बाहर उसको निकालेंगे तो उसकी मर्करी की रीडिंग जो है वो गिरने लग जाती है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो हम जब क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने माउथ के अंदर डाल के, उस टाइम पे उसका मर्क्यूरी का लेवल जो है वो क्यों नहीं गिरता है? तो ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। तो आपको जो है क्लिनिकल थर्मामीटर को ऑब्जर्व करो जो भी आपके घर में है। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? मैंने बताया था ना किंक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में जिसकी वजह से मर्क्यूरी का लेवल गिरता नहीं, उसको नहीं गिरने देता है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये किंक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि मर्करी के लेवल को गिरने नहीं दिखता है जबकि उसको आप माउथ से निकालोगे, ठीक है। जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से जो है वो गिर जाता है, ठीक है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो इस मर्करी लेवल को अपने आप से गिरने से ये रोकता है किंक, ठीक है। याद रखिएगा ये यहाँ पे किंक होता है। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers,
ठीक है। तो मरकरी को यूज़ किया जाता है थर्मामीटर में, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं, क्यों है? मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी जो है ना एक खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज। तो इसका डिस्पोजल जो है, जो कि इसको हम फेंक देंगे या कहीं पे गिर जाएगा, इसका डिस्पोजल जो है ना बहुत, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है। और इट थर्मामीटर ब्रेक्स, अगर थर्मामीटर ब्रेक्स होता है तो उसका डिस्पोजल करना ही होता है, तो फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, आपने देखा ना आपके घर में डिजिटल थर्मामीटर यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा आ जाता है आपकी कितनी रीडिंग्स है बॉडी की, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर की कितनी रीडिंग है। तो यहाँ पे मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है डिजिटल थर्मामीटर में, ओके। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अब हीट जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है, हीट के ट्रांसफ़र होने के कौन कौन से मेथड्स हैं, हम उनको देखेंगे, कौन कौन से मेथड से हीट जो है ट्रांसफ़र करती है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो आपने देखा होगा कि फ्राइंग पैन जो कि आप गैस पे चढ़ाते हो या फिर फ्लेम पे चढ़ाते हो, वो गर्म हो जाती है जैसे ही आप वो फ्लेम को ऑन करते हो। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो क्यों होता है? क्योंकि जो गर्मी है, जो हॉटनेस है उस फ्लेम में, वो पास हो जाती है किसमें? फ्राइंग पैन में, और वो फ्राइंग पैन भी गर्म हो जाता है। तो व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब आप पैन को जो है फायर से हटाओ, यानी कि उसके फ्लेम से हटा के नीचे रख दोगे, तो इट स्लोली कूल्स डाउन। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो वाई डज इट कूल डाउन? ये ठंडा क्यों हो जाता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट जो है, गर्म पैन है, पैन गर्म है, तो आसपास का इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स जो है उसका वो ठंडा है, तो सराउंडिंग्स में फैल जाएगा, ठंडे वातावरण में फैल जाएगा वो पूरा हीट, ठीक है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो हमने यहाँ पे दो केसेस देखी, जो हमने फ्राइंग पैन चढ़ाई तो वो फ्राइंग पैन गर्म हुआ, एंड फ्राइंग पैन को जो हमने नीचे उतारा तो फ्राइंग पैन ठंडा हो गया और आसपास के एनवायरनमेंट में वो हीट चली गया। तो हमने देखा कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने फ्लेम ऑन किया था तो फ्लेम हॉटर था एंड जो पैन था हमारा वो ठंडा था, तो हॉटर ऑब्जेक्ट से लेके कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफर हुई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमने हमारा पैन हमने जब नीचे रखा, ठीक है, फ्लेम से हटाया, तो वो फ्राइंग पैन हमारा हॉट था एंड उसके आसपास का सराउंडिंग्स जो था वो ठंडा था। तो वो पैन से हीट निकल के सराउंडिंग्स में चले गया और वो पैन क्या हो गया? ठंडा हो गया। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो सारे केसेस में क्या होता है? हीट जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ पास होता है। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो कैसे हीट फ्लो करता है इसको हम देखते हैं। एक्टिविटी 4.6 देखना है। टेक अ रॉड ऑफ और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन। आपको आयरन का या फिर एल्युमिनियम का एक मेटल का रॉड ले लेना है, ठीक है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, और उस रॉड पे जो है आपको वैक्स के जो है कुछ पीसेस जो है इक्वल डिस्टेंस पे फिक्स कर देनी है, ठीक है। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, और इस रॉड को जो है आपको फिक्स कर लेना है किसी स्टैंड से, या तो यहाँ पे ब्रिक जो आपको दिख रहा है ना, जो दो ब्रिक्स हैं उसके बीच में इसको डाल दिया गया ताकि ये यहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता तो आप ब्रिक्स के इस तरह, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया ना, इस तरह से आप ब्रिक्स के बीच में भी इसको रख सकते हो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब आप इस रॉड के अदर एंड को जो है हीट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोमबत्ती रख के इसको हीट किया जा रहा है, और देखो क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? तो क्या होगा कि इसके पास तो यहाँ वाला जो वैक्स है ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ वाला वैक्स वो पिघलना स्टार्ट होगा, धीरे 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 सारे वैक्स पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, सब पिघल जाएंगे। तो डू डीज पीसेस बिगिन्स टू फॉल? तो क्या ये पीसेस जो वैक्स के हैं ये नीचे गिरने लगेंगे? हाँ बिल्कुल गिरने लगेंगे। तो विच पीस फॉल द फर्स्ट? तो कौन सी पीस जो है सबसे पहले गिरेंगी? सबसे आगे वाली जो है वो पहले गिरेगी, उसके बाद जो है वो गिरेगी, ठीक है। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? तो आपको क्या लग रहा है कि हीट यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे आगे वाले एंड में पहले आ रही है, फिर ज़्यादा जाते पीछे जा रही है? हाँ बिल्कुल ऐसे हो रहा है। हीट यहाँ पे, यहाँ हमने फ्लेम लगाया, ये पहले यहाँ से आगे से जा करके फिर इसके अदर एंड पे जाएगी, ठीक है। तो जो आगे में एंड में हमें वैक्स है वो सबसे पहले पिघलेगा, ठीक है। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Okay? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ पास करता है, ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो इसी ये एक मेथड है हीट के ट्रांसफर का, कंडक्शन, ठीक है। तो आपको कंडक्शन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, ओके। In solids generally the
और सॉलिड्स में, ठीक है। सॉलिड्स में जनरली कंडक्शन के थ्रू जो है हीट ट्रांसफर होता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ओके। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली, तो क्या सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हीट ट्रांसफर करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, तो आपने देखा होगा जो आपने मेटालिक पैन का भी यूज़ किया था ना, तो उसके हैंडल्स जो होते हैं ना, या तो उसमें वुडन के हैंडल्स लगे होते हैं या फिर उसमें प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं ना, आपके घर में भी होंगे। आप अगर आपने नहीं देखा है, ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो जाके भी किचन में देखो, आपके घर में जो फ्राइंग पैन है उसके हैंडल्स जो या तो वुडन के होंगे या तो फिर प्लास्टिक्स के होंगे, ओके। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग इट हर्ट, तो क्या आप एक पैन को जो है होल्ड करोगे बिना हर्ट हुए जब इसका हैंडल पकड़े रहेंगे। हाँ, तो हम हैंडल पकड़ के ही काम करते हैं ना, हमें हर्ट नहीं होता, क्योंकि उनके हैंडल जो होते हैं वो वुडन के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, ठीक है, अपने में। अभी एक्टिविटी 4.7 देखना है, ठीक है। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और अ बीकर, आपको एक स्मॉल पैन में या फिर बीकर में आप जो है वाटर को लेके गर्म कर लो। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, कुछ आर्टिकल्स आपको लेने हैं, जैसे कि आपको स्टील का लेना है आर्टिकल या फिर हाँ स्टील का स्पून ले लेना है आपको, कुछ प्लास्टिक के स्केल लेना है, पेंसिल लेना है एंड डिवाइडर लेना है, ठीक है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन वाटर, फिगर 4.8, और इनका एक एंड जो है आपको इन हॉट वाटर में जो है डिप कर देना है, जैसे यहाँ पे फिगर 4.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे स्पून है, सबको जो है हॉट वाटर में जो है डिप किया गया है इनके एक एंड को, एंड एक एंड जो है यहाँ पे बीकर से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा है वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स आप वेट करो, टच द अदर एंड, उसके बाद अदर एंड को आप टच करो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनके अदर एंड को टच करो। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, अब क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कौन सा एंड जो है गर्म हुआ है, कौन सा एंड गर्म नहीं हुआ है, वो सारे ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 4.3 में आपको फिल कर देनी है। तो क्या है ना कि जो आपका स्टील स्पून है ना वो मेटल का है, ठीक है, मेटल जो है वो हीट को ट्रांसफर करने देती है, ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस से। तो उसमें क्या होगा कि इसमें ये जो है ये मेटल का है, ठीक है, और इसका अदर एंड जो है वो हीट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो आपने नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे आपने क्या लिया था, आपने लिया था प्लास्टिक का स्केल लिया था, ठीक है, प्लास्टिक का स्केल लिया था ना, प्लास्टिक का स्केल जो होगा ना वो यहाँ पे नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो नॉन मेटल है, ठीक है। एंड ये जो है इसका अदर एंड जो है वो भी हॉट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा, तो ये हॉट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या था, हमारा आर्टिकल था पेंसिल, ठीक है। अगर आप पेंसिल लेते हो तो पेंसिल क्या होगा, पेंसिल भी जो है वो नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी इसका जो अदर एंड है वो हॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या था, वो था डिवाइडर, डिवाइडर मेटल का होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिवाइडर जो होगा आपका, डिवाइडर मेटल का होता है, एंड ये क्या होगा, सॉरी ये यस गर्म हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यस, ओके। अभी कहा जा रहा है द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ऐसे मटेरियल्स जिनके जो कि अपने में से हीट को इजीली ट्रांसफर होने देते हैं, पास होने देते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं हीट के। जैसे कि हमने देखा कि मेटल्स के जो ये स्पून थे, ये जो हमारा डिवाइडर था, ये सभी ट्रांसफर हुए इनमें हीट, इसीलिए तो इनका अदर एंड भी गर्म हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनको कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। द मटेरियल्स विच डू नॉट allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. And वैसे मटेरियल जो अपने से जो है हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हीट के पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, ओके। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और वाटर और एयर जो है वो क्या है, हीट के पुअर कंडक्टर्स है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस, तो इन सब्सटेंसेस में जो है वो हीट कैसे ट्रांसफर होता है, इनको देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट। इनमें
कंडक्शन प्रोसेस से नहीं होगा, किसी और प्रोसेस से होगा। तो एक्टिविटी 4.8 देखते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज। तो आपको एक फ्लास्क लेना है जिसका बॉटम जो है ना वो राउंड होगा, ठीक है। आपको ऐसा फ्लास्क लेना है। अगर आपके पास फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर भी यूज़ कर सकते हो। फिल इट 2/3 विथ वाटर, और इसमें जो है आपको 2/3 पानी भर देना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड, और इसको आपको एक ट्राईपॉड पे रख देना है इस फ्लास्क को। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। और आपको इस तरह से कुछ अरेंजमेंट्स करनी है कि आपको जो है इस फ्लास्क के नीचे जो है आप एक कैंडल रख के इसको हीट कर सकते हो। ओके, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, तब तक आप वेट करो जब तक कि फ्लास्क में वाटर स्टिल ना हो जाए, ठीक है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। ओके, अब क्या करो आप जो है फ्लास्क के बॉटम में आपको पोटाशियम परमैंगनेट जो है पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को आप उसमें डाल दो, ठीक है। यूजिंग अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ की हेल्प से उसके फ्लास्क में जो है आप पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दो। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब क्या करो आप उसके जो है हीट कर दो उस फ्लास्क को उसके नीचे कैंडल जला के। ओके, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे एक फ्लास्क लिया गया है जिसका बॉटम क्या है, राउंड है। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स रखे गए हैं जो कि पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। एंड इसको एक ट्राइपॉड पे रखा गया, ये ट्राइपॉड है। एंड यहाँ पे कैंडल जलाई गई है, इस तरह से रखा गया ताकि इसमें कैंडल जलाएंगे तो इसमें ये हीट हो, इसका एंड जो है बॉटम। ओके, कहा जा रहा है राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व फिगर 4.9। अब आप सारी जो ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो उसको ऑब्जर्व करो एंड उसको अपनी नोटबुक में जो है लिखो, ठीक है। जैसे कि 4.9 में फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ मैंने दिखाया ना, ओके। वेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर गर्म हो जाएगा, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, तो फ्लेम के जो पास में जो वाटर है ना वो सबसे पहले गर्म होगा, ठीक है। वो गर्म होगा, हॉट वाटर राइजेज अप, तो हॉट वाटर जो है वो ऊपर आएंगे, ठीक है। एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, एंड और जो आसपास के जो ठंडे पानी है ना, कोल्ड वाटर है, वो जो है जहाँ पे हीट है, जहाँ पे कैंडल जिस जगह पे जल रहा है ना वहाँ पे आएंगे, ठीक है, गर्म होने के लिए। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेज, और ये जो है ना वाटर गर्म होंगे और ऊपर फिर उठेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि जैसे ही आपने ये फ्लास्क मतलब कि फ्लेम ऑन किया है कैंडल का, तो यहाँ पे जो है यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट ये ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे में जो पानी है ना ये गर्म हो गया, गर्म होते ही पानी क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ रहा है तो ये क्रिस्टल्स भी आपको ऊपर उठते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो आसपास के यहाँ पे वाटर हैं ये ठंडे होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये भी इस फ्लेम के पास आएंगे एंड ये भी गर्म होंगे, गर्म होने के बाद फिर ये भी ऊपर उठेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और ये प्रोसेस जो है तब तक जब तक कि ये पूरा वाटर जो है हीट ना हो जाए, ठीक है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, और इसी मोड के ट्रांसफर को, जिससे हीट ट्रांसफर होती है इस मेथड से, इसको क्या कहते हैं हम, कन्वेक्शन कहते हैं। कि नीचे का यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर साइड वाले भी आएंगे इसी के पास, फ्लेम के पास जहाँ गर्मी है वहाँ से ये गर्म होंगे, ये भी फिर ऊपर उठेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये किस प्रोसेस से गर्म हो रहा है, ये गर्म हो रहा है कन्वेक्शन प्रोसेस से। ओके, ये हो गया कन्वेक्शन प्रोसेस। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन द एयर, तो हीट जो है वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, तो स्मोक किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, जो भी हीट का सोर्स होता है वहाँ के एयर जो होते हैं ना वो हीट हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू द टेक इट्स प्लेस, और फिर साइड के जो भी एयर होते हैं, जिस तरह से हमने एक्टिविटी में देखा ना, जैसे कि वाटर साइड वाले आ रहे हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है, उसी तरह एयर भी जो है साइड से आएंगे जहाँ पे सोर्स ऑफ हीट है, फिर वो भी जो है हीट होंगे एंड ऊपर चले जाएंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म द आइडिया, अब जो फॉलोइंग एक्टिविटी है ना ये हमारे आइडिया को कन्फर्म करती है। लाइट अ कैंडल, आपको एक मोमबत्ती जलानी है। कीप वन हैंड एबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, आपको एक हैंड जो है उस कैंडल के ऊपर रखना है एंड एक हैंड को जो है आपको कैंडल के साइड में रखना है। फिगर 4.10 में दिखाया गया, आप देखो इस तरह से आपको ये कैंडल जो है जलानी है। आपको एक हाथ इसके ऊपर रखना है एंड एक हाथ जो है आपको साइड में रखना है, ठीक है।
डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट, तो क्या आपके दोनों हाथ जो है जैसे आप कैंडल के पास रखते हो तो इक्वली हॉट होते हैं, एक जैसे हॉट होते हैं? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा हैंड आपको ज़्यादा गर्म लगता है एंड क्यों लगता है? बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो डैट दे डू नॉट गेट बर्न। तो आप जब ये भी ऐसा इस एक्टिविटी को कर रहे होगे तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अपने हाथ को जो है अच्छे डिस्टेंस पे रखना फ्लेम से, ताकि आपका हाथ जले ना, ठीक है? तो आप क्या देखोगे ना कि जो आपका ऊपर वाला हाथ है ना, ये जल्दी गर्म हो जाता है, ये ज़्यादा गर्म होता है, जबकि आपका साइड वाला हाथ जो है ना वो उतना जल्दी गर्म नहीं होता है और उतना गर्म नहीं होता है जितना कि ये ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है। कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो भी जो है एयर है यहाँ पे गर्म हो जाएगा एंड गर्म होकर ये क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है? आसपास के जो भी एयर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर क्या होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ऊपर की तरफ उठ करके जो है ये हाथ जो है इसलिए गर्म हो पाएगा। एंड यहाँ साइड में जो है इस तरह का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए साइड वाला उतना जल्दी गर्म नहीं होता है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, तो टॉप की तरफ जो है हीट एयर जो है वो हीट होकर ऊपर जाएगा क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस से। देयर फॉर द हैंड एबव द फ्लैम फील्स हॉट, इसीलिए जो हैंड जो फ्लेम के ऊपर आपने रखा है वो गर्म आपको महसूस होगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, जबकि साइड में कोई भी कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होगा एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। तो इस तरह से एयर वहाँ का जो है उतना गर्म नहीं आपको फील होगा जितना कि टॉप वाले हैंड के पास होगा, ठीक है? The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon during the day, तो जो भी लोग समुद्र के किनारे रहते हैं ना वो एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना उनके साथ होता है, वो जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे के टाइम में क्या होता है, दिन के टाइम में द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, तो जो लैंड होता है, ज़मीन होता है ना, वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है? और वाटर के पास जो वो रहता है वहाँ का एयर जो है वो जल्दी हीट नहीं होता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, तो जो भी लैंड के पास के जो एयर होते हैं ना, लैंड के ऊपर जो होते हैं एयर, वो जल्दी जल्दी हॉट हो जाते हैं और क्या होते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू प्लेस इट्स प्लेस, तो क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर के जो, जैसे कि ये लैंड है ना, लैंड के ऊपर के एयर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, गर्म हो करके। एंड यहाँ पे मान लो सी है, सी के एयर क्या करेंगे, यहाँ का खाली हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए क्या होंगे, ये इस सी के एयर जो है ना इस तरफ आएंगे, इस तरफ फिल करने के लिए, ठीक है? तो इस तरह का होता है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और इस तरह से जो वार्म एयर जो सी के ऊपर है, मतलब लैंड के ऊपर है, वो किधर जाएंगे, सी की तरफ जाएंगे। तो इस साइकिल को इस तरह से कंप्लीट होते रहता है, ठीक है? फिगर 4.11 में दिखाया गया है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डे टाइम है, इस तरह से यहाँ पे सी के तरफ से जो है ये इधर जा रहे हैं एंड इधर वाले जो हैं इधर आएंगे, ठीक है? ये हॉट एयर जो है कूल की तरफ जा रहा है एंड कूल जो है वो हॉट की तरफ जा रहा है, ठीक है? टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, तो जो भी हाउसेस होती हैं इन सी एरियाज़ में जो होती हैं, जिधर जिधर भी समुद्र होते हैं ना, उनके विंडोज़ जो होते हैं ना, जो कि सी के मतलब सी को फेस करता हुआ इनका विंडोज़ होता है, ताकि इनको ये ठंडी ठंडी हवाएं, सी ब्रीज जो चलती है ना, ये मिल सके। सी ब्रीज आपको समझ में आ गया ना कि ये जो लैंड होता है ना, इस लैंड का जो भी के ऊपर के जो है ना एयर, वो गर्म होकर के ऊपर चले जाते हैं एंड इस तरफ आते हैं, ठीक है? तो ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पे जो खालीपन हो जाता है, यहाँ के एयर जो ऊपर उड़ जाते हैं, तो इसको फिल करने के लिए क्या होता है कि ये जो समुद्र के ऊपर के जो एयर होते हैं, ठीक है, वो इस तरफ आते हैं, जो ठंडे ठंडे एयर होते हैं वो इस तरफ लैंड की तरफ आते हैं, ठीक है? और फिर ऊपर जो वाटर एयर जो यहाँ वाला इस लैंड का जो एयर ऊपर उठाता है वो इस तरफ आता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिखाया गया ना कि किस तरह से हॉट जो है वो कोल्ड की तरफ जाता है एंड कूल जो है वो हॉट की तरफ आता है, ठीक है? तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, तो सी की तरफ से जो एयर आती है इधर लैंड की तरफ, इसी को सी ब्रीज कहा जाता है। यानी कि ये जो एयर जा रही है ना इधर लैंड की तरफ, इस यही क्या है, सी ब्रीज है, ठीक है? इसी को फेस करने के लिए, मतलब फील करने के लिए यहाँ पे जितने भी घर बनाए जाते हैं वो इसके विंडोज़ जो है ना वो सी फेसिंग बनाए जाते हैं, ताकि उनको ये सी ब्रीज जो है वो फील हो पाए। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस, ठीक है, ये हो गया। एट नाइट
इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात में क्या होता है ना कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसके जैसा दिन में हुआ इसके उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। तो जो कि वाटर जो है सी में है, ठीक है, वो लैंड के कंपैरिजन में जो है ना वो वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। तो इस तरह से जो कूल एयर जो है लैंड की तरफ जो होते हैं ना वो सी की तरफ आते हैं। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, ठीक है। तो दिन में क्या होता है, दिन में सी की तरफ से लैंड की तरफ आते हैं, एंड रात को क्या होता है, लैंड की तरफ से सी की तरफ जो है हवाएं जो हैं वो जाती हैं, ठीक है, कूल एयर जो है वो जाती हैं रात को लैंड की तरफ से सी की तरफ। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लैंड ब्रीज, ठीक है। When we come out in the sun, जब भी हम बाहर जाते हैं सन में, वी फील वार्म, हमें गर्मी का एहसास होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस। तो जो सन से हीट है वो हमारे तक कैसे आता है, ठीक है। तो ये भी एक अलग दूसरे फेनोमेना से होता है, मतलब दूसरे प्रोसेस से होता है। हमने कंडक्शन देख लिया, कन्वेक्शन देख लिया, ठीक है। अभी हम लोगों के ऊपर जो हमें हमारे ऊपर जो सन से जो हमें गर्मी लगती है, सन का लाइट जो हमें आता है, हमें गर्मी लगती है, हम हीट का फील करते हैं, वो कैसे होता है। It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। तो ये जो है एयर जो हम हीट जो हम तक आ रही है सन से, ये हमारे पास जो है ना तो कंडक्शन प्रोसेस से आ रही है ना ही कन्वेक्शन प्रोसेस से, क्योंकि बीच में कोई मीडियम भी ऐसा बहुत दूर तक नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से जो हीट हमारे तक आ रही है वो एक दूसरे प्रोसेस से आ रही है जिसका नाम क्या होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। तो ये या तो मीडियम प्रेजेंट है या नहीं भी प्रेजेंट है, ये फेनोमेना होगा रेडिएशन, ठीक है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, तो कभी भी हम रूम हीटर के पास अगर बैठते हैं तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो हम इसी रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हमें जो है ना गर्मी लगती है जब भी हम रूम हीटर के पास, ठंडियों में रूम हीटर चलाते हैं ना घर में। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। तो भी जो हमने हॉट यूटेंसिल्स का देखा था कि उसके वो जो है अपने सराउंडिंग्स में कैसे उससे हीट ट्रांसफर हो रहा था, वो भी रेडिएशन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता है। जो कि हमने कोई हॉट यूटेंसिल्स को फ्लेम से नीचे उतारा और फिर वो ठंडा हो जाता है, उसके आसपास जो है हीट ट्रांसफर होता है, वो किस प्रोसेस है, वो भी रेडिएशन प्रोसेस से रेडिएट होता है, ठीक है। तो आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमारी बॉडी भी सराउंडिंग्स में जो है हीट देती है या फिर सराउंडिंग्स से हीट लेती है, किस प्रोसेस से, रेडिएशन से, ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितने भी हॉट बॉडीज हैं वो हीट रेडिएट करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, और या फिर ये कोई हीट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, इसका कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चले जाता है, एंड ए पार्ट इज ऑब्जर्व, और कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्व कर लिया जाता है, एंड ए पार्ट में भी ट्रांसमिटर, और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिट होता है उस बॉडी के ऊपर। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जॉर्व पार्ट ऑफ द हीट। तो जो भी हीट जो है उस ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया है, ठीक है, उसके कारण ही उसका हीट जो है वो बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके। वाई आई यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो आप जो भी सूरज की रोशनी में बाहर जाते हो तो आपको अम्ब्रेला यूज़ करने के लिए क्यों कहा जाता है, आपको अम्ब्रेला यूज़ करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अम्ब्रेला क्या करेगा, जो सन से जो लाइट आएगी ना, रेडिएशन आएगी, वो क्या करेगी, उसका जो है कुछ पार्ट जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा अम्ब्रेला से ही ऊपर, ठीक है, एंड कुछ पार्ट अम्ब्रेला में आएगा, फिर वो ऑब्जर्व करेगा। तो आपको जो बिना अम्ब्रेला के आपको जितनी गर्मी लगेगी उससे काफ़ी कम गर्मी लगेगी, काफ़ी कम आपको सनबर्न होगा जब भी आप अम्ब्रेला यूज़ करके जाओगे, ठीक है। अभी है काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। तो किस तरह के कपड़े जो है ना हम समर एंड विंटर में पहनते हैं। यू नो डैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ। तो हम जो समर में है ना वो हल्के फुल्के लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जबकि विंटर में जो है ना हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। इसके लिए भी एक्टिविटी है, टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस। आपको 2 टीन कैंस लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द वाइट। आपको एक कैन जो है उसको ब्लैक कलर से उसके सरफेस को, बाहर वाले सरफेस को पेंट कर देना है, एंड दूसरे वाले सरफेस को वाइट कलर से पेंट कर देना है।
पॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम, ठीक है। और आपको क्या करना है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है रख देना है, डाल देना है एंड छोड़ देना है इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, और जो कि पूरी दोपहर के टाइम में जैसी धूप होती है ना, उसमें आपको धूप में छोड़ देना है उन दोनों बर्तनों को। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, अब दोनों कैंस में आप जो है ना वाटर के टेम्परेचर को मेजर करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तो क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है दोनों कैंस में टेम्परेचर में। तो इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, देखिए इस तरह से पेंट किया गया, इसको ब्लैक से इसको व्हाइट से, ठीक है। तो किस कैन में आपको जो है ना वाटर वार्मर लगता है, तो जो ब्लैक वाले में आपने रखा था ना पानी, वो ज़्यादा वार्म होगा, एंड जो व्हाइट वाले में आपने पेंट किया था, वाइट वाला बर्तन में आपको पानी कम गर्म लगेगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन टू कैंस, तो आपको टच करने पे भी पता चलेगा। टच जैसे ही ब्लैक वाले को टच करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, एंड व्हाइट वाले को टच करोगे ना, आपको उतना गर्म नहीं लगेगा, ठीक है। Activity 4.11, fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 डिग्री C, ठीक है। आपको फिर से क्या करना है ना, इन्हीं दो कैंस में जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ कैन लिया था, इनमें जो है आपको कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना, हीट वाटर, ठीक है, गर्म पानी को रख देना है, जो 60 डिग्री C कह सकते हो आप, ठीक है, इतने पे। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड, आपको क्या करना है, इन दोनों कैन को जो है ना रूम में रख देना है या फिर किसी छाँव वाली जगह पे रख देनी है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, तो आप 10 to 15 मिनट्स के बाद टेम्परेचर नोट करो। दस द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, तो क्या दोनों उसमें जो है आपको वाटर जो है का टेम्परेचर सेम अमाउंट में दिखेगा गिरते हुए। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू टू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू, तो आप देखोगे क्या कि ना कि जो वाइट वाला है इसका टेम्परेचर आपको जल्दी जो है गिर जाएगा, एंड ब्लैक वाले का टेम्परेचर जो है ना वो देर से गिरेगा, ठीक है। वाइट वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा, ब्लैक वाला देर से ठंडा हो जाएगा, देर से ठंडा होगा, ठीक है। तो ये यही सजेस्ट करता है ना कि हम गर्मियों में किस कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं, एंड डार्क कलर के कपड़े हम सर्दियों में क्यों पहनते हैं, क्योंकि डार्क ऑब्जेक्ट में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, डार्क कलर से ज़्यादा गर्मी लगती है, एंड लाइट कलर से हमें कम गर्मी लगती है, ठीक है। Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark color cloth in winter, तो डार्क कलर के जो है ना ऑब्जेक्ट्स वो मतलब डार्क सरफेस जो होता है ना वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करता है, इसीलिए डार्क कलर से जो है ना हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनने विंटर के सीजन में, ठीक है। एंड लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, तो लाइट कलर के कपड़े पे जो भी हीट आएगी वो ज़्यादातर उन हीट को जो है ना रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, जिसकी वजह से हमें वो लाइट कलर के कपड़े पहनने पर हमें उतनी गर्मी नहीं लगती है। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन द समर, इसीलिए हमें समर सीजन में लाइट कलर के कपड़े पहनने से कम गर्मी लगती है। वुलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म इन विंटर, वुलन क्लॉथ हमें विंटर में कैसे वार्म रखते हैं दिखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ, विंटर में हम वुलन क्लॉथ का यूज़ करते हैं। वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वुल जो है क्या होता है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि हीट को वो अच्छे से पास नहीं होने देता है, ठीक है। मोरओवर देयर इज़ अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर्स, तो वुल के फाइबर्स में क्या करता है, एयर जो है ना वो फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, एंड आपको पता है कि एयर भी जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। द एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, इसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होता है ना, जो हम वुलन कपड़े पहन लेते हैं, हमारे अंदर जो हीट होता है कि जो एयर जो वहाँ पे ट्रैप है वुल फाइबर्स में, उसकी वजह से हीट हमारी बॉडी के अंदर से बाहर के सराउंडिंग्स में नहीं जा पाती है। सो वी फील वार्म, इस वजह से हम क्या करते हैं, हीट हमारे अंदर ही रहता है और हमें वार्म फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिन ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर, तो जैसे कि सपोज करिए कि आपको जो है चॉइस दी जा रही है कि ब्लैंकेट यूज़ करने का, एक पतला ब्लैंकेट यूज़ करने का या फिर दो पतला ब्लैंकेट यूज़ करने का जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो आप कौन सा चूज़ करोगे क्यों। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट, आप इसका ध्यान रखना कि उनके बीच में जो है ना आपको लेयर होनी चाहिए ब्लैंकेट्स के बीच में, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि आपको क्या चूज़ करनी है। यहीं पे हमारा इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ओके। आई होप आपको सारे कंसेप्ट जो हैं कंडक्शन के, कन्वेक्शन के, रेडिएशन के, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।